जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 20 फरवरी 2024 के एसएससी जीडी के गणित के 5 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमें लगता है कि सारे विद्यार्थियों को बार बार देखना चाहिए, नजर पे रखना चाहिए। क्योंकि सारे गणित के प्रश्नों में 2, 4, 5 प्रश्न ही ऐसे होते हैं जिनमें विद्यार्थी अक्सर अपना टाइम खराब कर लेते हैं और समय के अभाव में प्रश्न आपका छूटने लगता है या प्रश्न आपका गड़बड़ होने लगता है। तो टोटल गणित के प्रश्नों में 2, 4, 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपका टाइम खराब कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि उन प्रश्नों का ही वीडियो आपसे शेयर कर दूं ताकि आने वाले एग्जाम के लिए आपका प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाए और समय या जानकारी के अभाव के कारण गणित का एक भी प्रश्न न छूट पाए। खराब किए बिना आज के क्लास का हम वो पहला सवाल दिखाने जा रहे हैं जो 20 प्रश्नों से छांट करके बनाया गया है। तो हमारे क्लास का पहला सवाल है, आप देख सकते हैं कि परसेंट का सवाल है। एक मूवी के टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई और टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शक की संख्या 25% कम हो गई। आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन आप कह सकते हैं कि एबी फार्मूला से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जिन विद्यार्थी को एबी फार्मूला अच्छा लगता है या एबी फार्मूला में सवाल सॉल्व करना पसंद करते हैं, एबी फार्मूला से इसका पहला हल आप देख सकते हैं। एबी फार्मूला में 18% की वृद्धि को +18 लिखते हैं, 25% की कमी को -25 लिखते हैं और प्लस माइनस माइनस 18 गुने 25/100 ये भी फार्मूला पे आंकड़े को सेट कर देते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं और हमारा सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो 25 से आप इस 100 को 4 बार में कटा सकते हैं, 4 से इस 18 को आप 4.5 बार में कटा सकते हैं। तो देख सकते हैं सॉल्यूशन प्लस का 18 माइनस का 25 और माइनस का 4.5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो प्लस का 18 और -25 और -4.5 माइनस का 29.5 हो जाता है और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस का 11.5 हो जाता है परसेंट। और ये आपको ये बताना चाहता है कि हमारे बिजनेस में की आय में 11.5% की कमी हो जाती है, यानी वो परसेंट चेंजेस के बाद हमारा इनकम जो है 11.5% से कम हो जाता है। तो आप ऐसे सवाल को एबी फार्मूला से भी हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी आप देख लीजिए ऐसे सवालों का हल कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए दूसरे तरीके में कि हमारे सिनेमा घर में सीटों का कुल संख्या था 100 और टिकट का मूल्य में 11.5 तो चलिए वक्त खराब किए बिना आज हम इस क्लास के सबसे पहले सवाल पर आएंगे जो उन 20 प्रश्नों से छांट करके लगाया गया है। तो देखिए आज का पहला सवाल आप देख सकते हैं कि आपका पहला सवाल प्रतिशत का सवाल है। सवाल है एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई और टिकट के मूल्य में वृद्धि की वजह से दर्शक की संख्या 25% कम हो जाती है, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन आप एबी फार्मूला से भी कर सकते हैं। वैसे विद्यार्थी जो एबी फार्मूला पसंद करते हैं वो विद्यार्थी आप इस सवाल को एबी फार्मूला से भी हल कर सकते हैं। एबी फार्मूला में 18% की वृद्धि को आप +18 से लिखेंगे और 25% की कमी को आप -25 से लिखेंगे। प्लस माइनस माइनस होता है और 18 गुने 25 और बटा 100 को सॉल्व कर लेंगे और हमारा सवाल का उत्तर भी आ जाएगा। तो 25 से आप 100 को कटा सकते हैं। तो चलिए वक्त खराब किए बिना आज के क्लास के हम सबसे पहले सवाल पर आते हैं जो उन 20 प्रश्नों से छांट करके लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो पहला सवाल आप देख सकते हैं कि पहला सवाल प्रतिशत का सवाल है। सवाल है मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई, टिकट के मूल्य में वृद्धि होने की वजह से दर्शक की संख्या 25% कम हो गई, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप ऐसे सवाल का पहला जो सॉल्यूशन देख सकते हैं एबी फार्मूला से कर सकते हैं। वैसे विद्यार्थी जो एबी फार्मूला पसंद करते हैं उनको सवाल एबी फार्मूला से सॉल्व करना अच्छा लगता है, ये सवाल को आप एबी फार्मूला से भी हल कर सकते हैं। एबी फार्मूला में 18% की वृद्धि को +18 से दिखाएंगे, 25% की कमी को आप -25 से दिखाएंगे और प्लस माइनस माइनस होता है 18 गुने 25 और बटा में लिख लेते हैं 100। हम इसको सॉल्व कर लेंगे और सवाल भी खत्म हो जाएगा। 25 से 100 को कटाएंगे 4 बार में, 4 से 18 को कटा लेते हैं 4.5 बार में आप कटा सकते हैं इसको। तो देख सकते हैं कि प्लस का 18 माइनस का 25 और माइनस का 4.5, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो प्लस का 18 और माइनस हो जाता है 29.5 और 29.5 अगर 18 में घट जाएगा तो सवाल का सॉल्यूशन हो जाता है -11.5 और ये -11.5% बताना चाहता है
कि हमारे बिजनेस में यानी हमारे आय में 11.5% की कमी हो गई है। तो इसका पहला सॉल्यूशन आप ये भी फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। आप इसका दूसरा सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो इस सवाल के लिए दूसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि मान लीजिए कि सिनेमा घर के टिकट का मूल्य पहले 100 था, 100 रुपया था पहले टिकट का मूल्य, और अब टिकट का मूल्य 18% बढ़ के टिकट का जो नया मूल्य है, हम ऐसा कर सकते हैं कि टिकट का नया मूल्य 118 रुपया हो चुका है। और ऐसा समझ लो कि वृद्धि और दर्शक की संख्या, यानी पहले जो है दर्शक ही 100 आते थे देखने, 100 दर्शक आते थे देखने, और चूंकि दर्शक की संख्या 25% कम हो गई, यानी दर्शक जो है अब मात्र 75 ही देखने आ रहे हैं सिनेमा को। यानी टिकट के मूल्य में वृद्धि होने के कारण 25 दर्शकों ने सिनेमा देखना छोड़ दिया। तो हम कह सकते हैं कि 100 रुपया करके अगर 100 टिकट बिकता था पहले, तो मेरा जो पुराना इनकम है, आप देख सकते हैं कि पुराना इनकम जो है 10,000 रुपये होता था, और नया इनकम लाने के लिए हम लोग 118 रुपए का टिकट अगर 75 पीस बिक रहा है, तो 118 गुना 75 कर लेंगे तो हमारा ये नया इनकम आ जाएगा। तो चलो भाई 75 और 118 गुना कर लेते हैं। तो 75 गुना 8 आप कह सकते हैं कि 600, 600 का शून्य हाथ रह गया 60, 75 एकम 75 और 60 135, 135 का हो जाता है हमारा 5, हाथ रह गया 13, 75 एकम 75 और 13 88, यानी इसका गुणनफल हो जाता है 8850। आप देख सकते हैं कि 10,000 का इनकम घट करके 8850 रुपये हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इनकम में कमी हो गई है। तो लेकिन आपको ये बताना है कि प्रतिशत में कमी कितनी हुई है। तो जब प्रतिशत में आपको इनकम का कमी या वृद्धि निकालना, तो आप 100 से तुलना कर दीजिए। आप इन संख्याओं का कंपैरिजन 100 से कर दीजिए। यानी 10,000 को 100 बनाने के लिए हम लोग इधर से 2 अंक के बाद पॉइंट शिफ्ट कर दिए। यहाँ भी अगर हम लोग 2 अंक के बाद पॉइंट शिफ्ट कर देंगे तो कहेंगे 100 रुपया का इनकम अब जो है 88 रुपया 50 पैसे की इनकम में बदल गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा इनकम कम हो गया है। और कितना कम हो गया भाई? 11.5 रुपया कम हो गया है। चूंकि 100 से कम हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा इनकम 11.5% से घट गया है, कम हो गया है। आप इस प्रतिशत को डिफरेंस करके भी निकाल सकते हैं। जैसे कि 1150 इसका डिफरेंस हो जाएगा, तो 1150 बट्टे 10,000 गुना आप 100 भी कर लेंगे तो भी आपका ये इनकम 11.5% से कम हो जाएगा। ये दूसरा सोल्यूशन आप इसका देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं, और हमारा आज का दूसरा सवाल है, देख सकते हैं कि साधारण ब्याज का सवाल है। कहता है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह, यानी आप 8.5 वर्ष भी यहाँ पे कह सकते हैं, में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? इस सवाल को हल करने के लिए हम कहें कि मान लो कि हमारा प्रिंसिपल अगर 100 रुपया है, तो सवाल के अनुसार हमारा प्रिंसिपल 8.5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, मतलब 300 रुपया हो जाता है। तो आपके लिए 300 रुपया जो है ना अमाउंट है, मिश्रधन, और ये हमारा है प्रिंसिपल। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 8.5 वर्ष में हमको 200 रुपया ब्याज मिला है, क्योंकि 300 रुपये अमाउंट में अगर 100 रुपये प्रिंसिपल हम हटा ले, तो हमारा जो 8.5 वर्ष का जो ब्याज बन रहा है वो 200 रुपया। तो 8.5 को थोड़ा हम ऐसे लिख लेते हैं 17/2। 17/2 का मतलब भी 8.5 होता है। यानी 8.5 वर्ष में हमारा जो इंटरेस्ट बन रहा है वो 200 रुपया का इंटरेस्ट बन रहा है। तो हम कहेंगे कि 1 वर्ष में फिर कितना इंटरेस्ट बन रहा है भाई? 1 वर्ष में इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो 2 को 200 से गुना कर लेंगे तो गुणनफल हो जाता है 400, और बट्टा में लिख लेते हैं 17। यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि 1 वर्ष में 400/17 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है। क्योंकि सवाल में ब्याज का दर बताना है, तो ब्याज का दर हमेशा और हमेशा होता है वार्षिक। तो ब्याज का वार्षिक दर निकालने के लिए हमको 1 वर्ष का ही इंटरेस्ट चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम लोग 1 वर्ष का इंटरेस्ट जान गए कि कितना हो जाता है, तो 400/17 1 वर्ष का इंटरेस्ट होता है। अगर इसको हम थोड़ा भाग लगा लेते हैं तो देख लीजिए, भाग लगाने के बाद 17 से ये 2 बार उठाएगा, 17 दूना 34 और 60 बच जाता है, तो 17 तिया 51, यानी भाग लगाने के बाद हमारा भागफल आ जाता है 23 रुपया 52 पैसा। तो हमारा ब्याज का दर क्या है भाई? तो ब्याज का दर वही है जो हमारे मूलधन पे, तो आप कह सकते हैं कि मूलधन देखिए यहाँ पे हमारा 100 रुपया मूलधन है, जो हमारे मूलधन पे 1 वर्ष में मिला हुआ ब्याज हो। ये रहा हमारा मूलधन 100 रुपया, और 1 वर्ष का ब्याज है 23 रुपया 52 पैसा। तो 23 रुपया 52 पैसा का अगर हम लोग 100 से कंपेयर करें, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 23.52%। तो ब्याज का जो वार्षिक दर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए 23.52%। ब्याज का दर हमेशा वार्षिक होता है, इसलिए ब्याज के दर को निकालने के लिए आपको हमेशा 1 साल का ब्याज चाहिए। तो आप इसका कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हैं भाई, 23 रुपया 52 पैसा ब्याज मिला, और कितने पे मिला? 100 रुपए पे मिला, और गुना 100 भी करेंगे तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 23.52% ही आएगा। चलिए हम लोग आज के अगले तीसरे सवाल पे आते हैं, और आप तीसरा सवाल लिख सकते हैं मेंसुरेशन का सवाल। मेंसुरेशन में गोले का सवाल है ये। इसमें आपको गोले का त्रिज्या दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, और गोले का वॉल्यूम यानी कि आयतन बताना है कि क्या होगा। तो गोला का आयतन बताने के लिए आपको गोला का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये सवाल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। तो मेंसुरेशन के सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले आप सारे फिगर का, सारे चित्रों का फॉर्मूला रख ले। जैसे कि सवाल गोला का वॉल्यूम से है, तो गोला का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब।
पाई आर क्यूब। आर मतलब त्रिज्या, तो आप बस आर का मान यहाँ पे रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे और हमारा सवाल भी खत्म हो जाएगा। तो 4/3 कांस्टेंट है, पाई का मान भी 22/7 होता है, ये भी हमारे लिए कांस्टेंट है, और आर का मान है 4.2। आर मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या हमारा है 4.2। तो आर क्यू का मतलब हो गया कि 4.2 को 3 बार यूज करना है भाई, तो 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2। हम लोग डेसिमल हटा के नीचे पॉइंट लिख लेंगे, जीरो लगा लेंगे, तो डेसिमल ये हटाने के बाद आप कह सकते हैं कि नीचे में 1000 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 7 गुना 3 को हम लोग 42 से कटा लेंगे भाई 2 बार में, 21 को कटा लेंगे 42 से 2 बार में। तो अब 1000 से मत कटाइए, 1000 जब नीचे में जीरो का फॉर्मेट रहे तो आप उसको कटाए नहीं। तो फाइनली आपको करना यह है कि 4 गुने 22 गुने 2 गुने 42 गुने 42 को गुना करके आपको 1000 से भाग लगा देना है और हमारा सवाल भी खत्म हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप कि ये सवाल पेचीदा सवाल बस इसलिए बन गया है क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा महंगा हो गया है। आप इसको मल्टीप्लाई करके जब आप 1000 से इसको भाग लगाएंगे तो आपका जो भागफल है वो आ जाता है 310.46 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इस मेंसुरेशन के सवाल को देख सकते हैं कि हल करना कितना आसान है। तो पहला मुख्य बात है कि जो भी फिगर आपके सवाल में रहे, जैसे गोला रहे तो गोला का, विलन रहे तो विलन का, आपको सब चीज का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद रहेगा, कंटेंट को फॉर्मूला में रखेंगे, आंकड़े को फॉर्मूला में सजाएंगे और सॉल्व कर लेंगे और आपका सवाल का उत्तर भी आ जाएगा। तो गोला से रिलेटेड आप और भी बात थोड़ा सा देख सकते हैं कि गोला का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, गोला का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, आप ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। क्योंकि गोला का वॉल्यूम तो जानले होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो गोला का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो टोटल सरफेस एरिया के बराबर होता है, टोटल सरफेस एरिया के बराबर होता है और होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है और होता कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले को भी याद रख ले। आपसे गोला के बाद आपसे अर्धगोला का ही प्रश्न पूछा जा सकता है, अर्धगोला या आप इसको कटोरा भी कह सकते हैं। तो कटोरा का यानी गोला का जो वॉल्यूम होता है आप इसको भी देख सकते हैं गोले के कुल वॉल्यूम का आधा। तो जब आप गोले के कुल वॉल्यूम का आधा कर देंगे तो कटोरा यानी अर्धगोला का जो वॉल्यूम हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। आप ये भी फॉर्मूला को रख लीजिए। और गोला का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हो जाता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन गोला का टोटल सरफेस एरिया, ध्यान दीजिए, गोला का टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। गोला का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर अर्धगोला का। तो अर्धगोला के लिए आप ये तीनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। तो देखिए गोला में टोटल और कर्व दोनों बराबर होता है भाई 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन अर्धगोला में कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। बस इसी में विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाते हैं और आपका सवाल गलत हो जाता है। तो चलिए आज के क्लास के चौथे सवाल पे आते हैं और हमारा आज का चौथा सवाल है टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क का ये बहुत ही फेमस सवाल आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे। ए और बी अकेले तौर पर एक काम को 20 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया। जब ऐसा इंफॉर्मेशन रहे तो उसके लिए हम एक उपाय बताएंगे कि जब कोई लोग काम छोड़ दिया या बाहर से कुछ लोग शामिल हो गए काम करने के लिए, छोड़ दिया, तो बी ने शेष काम 12 दिनों में पूरा किया, तो काम की शुरुआत से कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा। तो पहला जो टाइम एंड वर्क का सॉल्व करने का तरीका आप ये देखेंगे कि ए और बी काम कर रहे हैं भाई। ये काम सवाल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि 20 दिन में कर देता है काम पूरा और बी उसी काम को 60 दिन में पूरा कर देता है। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं इन दोनों समयों का एलसीएम लीजिएगा तो 60 हो जाएगा और ये 20 से भाग लगाएंगे 60 में तो भागफल को यहाँ लिखते हैं 3 और यहाँ भी उसी तरह से 60 से जब 60 में भाग लगाएंगे तो भागफल को लिखते हैं यहाँ पर 1। ये 60 हमारे लिए टोटल वर्क कुल काम हो जाता है, यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि सवाल के अकॉर्डिंग कुल काम हो जाता है, यानी आप ऐसा कर सकते हैं इस सवाल में कुल 60 खिलौना को तैयार करना है। और ये ऊपर में जो आंकड़ा लिखे हैं ये हो जाता है ए और बी का क्षमता, यानी कार्य करने का दर ए का 3 है और बी का कार्य करने का दर 1 है। कार्य करने का दर मतलब एक इकाई समय में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। मतलब एक दिन में अगर एक खिलौना बनाएगा तो 3 खिलौना बना देगा और उसी एक दिन में अगर बी बनाना चाहे तो भी 1 खिलौना बनाएगा। ये टाइम एंड वर्क के सवाल को सॉल्व करने का एकदम बेसिक तरीका है। और टोटल खिलौना कितना बनाना है भाई 60। तो जब भी इस तरह का बात आपके सवाल में आए कि कुछ दिनों के बाद इन्हें काम छोड़ दिया या कुछ दिनों के बाद कोई बाहर से कुछ लोग शामिल हो गए, तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आप एक स्केल तैयार कर लीजिए भाई। स्केल क्या है समझिए, ये हमने एक स्केल तैयार कर लिया और इसमें इन सारे बातों को फिट करेंगे। इसके लिए यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं कि यहां से हमारा खिलौना बनने का काम आरंभ होता है और यहाँ पे हमारा काम जो है खत्म हो जाता है। और सवाल में कहा गया है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, यानी शुरुआत में ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे थे, ये बात है।
लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम करना छोड़ दिया, यानी कुछ दिन तक ए और बी साथ में काम करा, और जब काम कुछ दिन तक हो गया तो ए ने काम करना छोड़ दिया। मान लो कि यहां पर जब काम पहुंचा था तो ए काम से बाहर हो गया था, और बचे हुए काम को देखिए कहता है कि बी ने करा, और बी ने बचे हुए काम को करने में 12 दिन का वक्त लिया। देख सकते हैं सवाल में लिखा हुआ है, यानी ये जो अंतिम का जो गैप दिख रहा है सवाल के अनुसार ये 12 दिन का गैप है। मतलब हम ये समझ गए कि अंत के 12 दिन में बी अकेले काम करता है। तो बताइए बी का जो कार्य करने का दर है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 है, तो बी 12 दिन में अकेले, आप कह सकते हैं कि 12 दिन में बी ने कुल 12 खिलौना बना दिया होगा, और 60 खिलौने में से अगर बी का ये 12 खिलौना हटा दे तो शेष अब 48 खिलौना बचता है बनाने के लिए, जो ए और बी ने मिलकर के बनाया। तो ए और बी अगर 48 खिलौना मिलकर बनाते हैं तो ए और बी का मिलाकर कैपेसिटी 3 और 1 हो जाता है 4। तो 48 खिलौना अगर ए और बी मिलकर 4 के दर से बनाएंगे तो खिलौना बनाने का जो इनका जो वक्त है वो भी 12 दिन आ जाता है। ठीक है भाई, यानी आप देख सकते हैं कि ए और बी साथ में कितना दिन काम करा तो 12 दिन, बी अकेले कितना दिन काम करा तो भी 12 दिन, और काम पूरा खत्म होने में कितना वक्त लगा तो कह सकते हैं कि 12 और 12 24 दिन। तो सवाल को हल करने के बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों से एक बात कहनी है कि काम को सवाल सॉल्व करने के बाद आप सवाल को एक बार जरूर आराम से पढ़े, क्योंकि बहुत विद्यार्थी क्या करते हैं ना कि सवाल तो बना लेते हैं लेकिन बाद के आंसर करने में उनसे आंसर गलत हो जाता है। तो कोई भी सवाल इसमें कह सकता है कि काम की शुरुआत से कितने दिनों के बाद इन्हें काम छोड़ा, तो काम के शुरुआत से कितने दिनों के बाद इन्हें काम छोड़ा, तो आप कह सकते हैं देखिए ध्यान से, यहां से शामिल हुआ था काम करने और यहाँ पर ए काम छोड़ देता है, तो काम शुरुआती से 12 दिन तक करने के बाद इन्हें काम छोड़ दिया। तो आपके सवाल का उत्तर यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 दिन हो जाएगा। अगर आपसे काम पूरा खत्म होने का वक्त पूछता तो आप 12 और 12 24 दिन इसका आंसर देते, और अगर ये तीसरा सवाल भी कर देता कि ए और बी ने साथ में कितने दिन काम करे तो भी आप इसका आंसर देख सकते हैं कि ए और बी साथ में मिलकर के कुल 12 दिन काम करा। तो टाइम एंड वर्क के सवाल में सवाल बना लेने के बाद विद्यार्थियों से एक बात जरूरी कहनी है कि सवाल को एक बार फिर से रिवाइज करके पढ़े, और जैसा सवाल कहा गया है आप उसी के अकॉर्डिंग उत्तर दे। बहुत सारे विद्यार्थी का सवाल गलत उत्तर लगाने की वजह से हो जाता है। ठीक है भाई, और आज के क्लास का जो 5वां महत्वपूर्ण सवाल है हम उस पर आते हैं, और ये रहा हमारा 5वां सवाल, जो देख सकते हैं कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी धनराशि 2 वर्ष में 9464 रुपया हो जाएगी। तो देखिए एक बात हम प्यारे बच्चों से कहना चाहेंगे कि जब अगर समय के बाद रुपए का जिक्र हो तो ज्यादातर ये जो रुपया जो होता है अमाउंट होता है, यानी देख लीजिए आप ये जो धनराशि है 2 वर्ष के बाद 9464 रुपये हो जाती है, मतलब ये हमारे लिए मिश्रधन है, अमाउंट है। ठीक है भाई, यानी सवाल ये कहना चाहता है कि कोई प्रिंसिपल था हमारा, और ये 2 वर्ष के बाद आफ्टर 2 ईयर है ना 9464 रुपया हो जाता है, 9464 रुपया हो जाता है। तो बताना है कि आपका जो है कि प्रिंसिपल कितना था, है ना। ठीक है, हो जाती है, देखो यहां से कितनी धनराशि आपको देख लीजिए सवाल में आपसे धनराशि यानी प्रिंसिपल निकालने की बात सवाल में कही गई है, और ब्याज का दर से देख सकते हैं कि 30% है, और समय कितना है भाई 2 वर्ष। तो सबसे जो इसका बेसिक सॉल्यूशन है, आसान सॉल्यूशन, तो ब्याज का मतलब है कि हमारा प्रिंसिपल 1 वर्ष में 30% से बढ़ जाता है। तो बताओ हम अपने प्रिंसिपल को 30% से बढ़ाएंगे, 100 रुपया अगर 30% से बढ़ जाएगा तो 130/100 लिख सकते हैं। 100 को अगर 30 से बढ़ाना है 30% से, तो 130/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 साल के बाद हमारा मूलधन इतना हो जाता है। और चूंकि समय 2 साल दिया गया है इसको फिर से 30% बढ़ा लेंगे, और 30% बढ़ाने के लिए फिर हम लोग 100 को 30% से बढ़ाएंगे तो फ्रैक्शन बन जाता है 130/100। यानी ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा मूलधन 1 साल के बाद 130/100 पी हो जाता है, और ये अगले साल के बाद ये हमारा जो अमाउंट है 1 साल का वो भी 30% से इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, और ऐसा 2 बार बढ़ने के बाद हमारा जो अमाउंट है 9464 रुपया हो जाता है। ठीक है, ये इसका एक सॉल्यूशन है। तो देख सकते हैं कि 0 से 0 कटा लेंगे, यहाँ पे 0 से 0 कटा लेंगे, 13 से हम इसको कटाते हैं भाई, तो 13 7 91, और यहाँ बच जाता है 13 7 91 3 36, तो 13 दूना 26, और 13 8 हो जाता है 104। फिर अगर इस 13 से हम इसको कटाए तो कह सकते हैं कि 13 5 65 और 13 6 78। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि पी का मान निकालने के लिए उधर 56 है, और 10 गुना 10 अगर 56 को 100 से गुना कर ले तो हमारा जो प्रिंसिपल है कह सकते हैं कि 5600 रुपये आ जाता है। तो ये एक इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। इसमें आपको मिश्रधन दिया हुआ है 2 साल का, और आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। दूसरा सॉल्यूशन आप इसका देख सकते हैं, आप इसमें रेशियो भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि 30% का अगर ब्याज का दर है तो हम इसका सेकंड सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं कि 30% हमारा अगर ब्याज का दर है तो 30% का सबसे पहले हम लोग P/Q फॉर्म लिख लेते हैं 3/10, यानी ये समझाना चाहता है
कि 10 रुपया एक साल के बाद 10 और प्लस 3 कितना हो जाता है भाई, 13 रुपया हो जाता है। और ऐसा जितने साल तक हो रखा है आपको उतना बार ये आंकड़ा लिखना है कि एक साल के बाद कितना हो जाता है, फिर अगली बार ये 10 रुपया एक साल के बाद बढ़ करके 13 रुपया हो जाता है। 2 साल का बाद क्या गया है सवाल में, तो आप ऐसा 2 बार स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। 3 वर्ष रहेगा तो आप 3 बार करेंगे और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कह सकते हैं कि 100 रुपया प्रिंसिपल अगर है तो हमारा जो अमाउंट है 13 गुना 13 169 इकाई हो जाता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि 100 रुपया 2 साल के बाद बढ़ करके 30% ब्याज की दर से 169 रुपये हो जाता है। अब यही 169 का मान यहाँ पे दिया हुआ है 9464, 169 रुपया का मान दिया हुआ है, 169 इकाई का मान 9464 रुपया। तो एक इकाई का मान निकालेंगे तो ये 56 बार में कट जाता है भाई, एक इकाई का मान हमारा 56 रुपया हो जाता है। तो हमारा प्रिंसिपल चूंकि 100 इकाई है तो 100 इकाई का मान हो जाएगा हमारा 5600 रुपया। ये आप देख सकते हैं कि दूसरा इसका बेस्ट सॉल्यूशन, और ऐसे भी आप सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों को ये बात समझानी है कि अगर आप सारे प्रीवियस प्रश्नों का केवल मुख्य सवाल पे अगर नजर रखें तो आप कम समय में बहुत अच्छे तैयारी पे पहुंच सकते हैं और आपका आने वाला जो एग्जाम है पिछले एग्जामों की तुलना में कई गुना बेहतर हो जाएगा। तो चलिए आप हमारे YouTube चैनल से बने रहिए और अगर हमारा सवाल का सॉल्यूशन या सवाल या वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।